हेलो दोस्तों, तो आज करने वाले हैं सर एक अमेजिंग इंडियस टू इन्वेंट्रीज की रिवीजन। और सर ये इंडिया सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि सर और अगर नॉर्मल भी क्वेश्चन आता है तो सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत इजी है। मतलब इसको छोड़ के जाना बेवकूफ़ी हो सकती है। इसका एमसीक्यू आया तो वो भी इजी है, तो इसके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट की प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग आपको करा दूंगा, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दूंगा। एमसीक्यू पैटर्न के हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा और आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे देखना। तो इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है पहले समझना। इन्वेंट्रीज क्या होती है सर? हमारी क्या होती है सर? इन्वेंट्रीज को हम बोल सकते हैं इन्वेंट्रीज आर एसेट। सर क्या बोल सकते हैं सर? इन्वेंट्रीज हमारी क्या है सर? आर एसेट। सर ये हमारी एसेट साइड में ही दिखती है। अब इसको क्या बोलते हैं सर? हमारी 3 टाइप की सर हो सकती है। क्या हो सकती है सर? 3 टाइप की हो सकते हैं सर। कैसा हो सकता है सर? पहला होता है फिनिश गुड्स, जो कि हमारा जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, जिससे हमारा सेल परचेज होता है, धंधा चलता है, बेसिकली वो है। दूसरा होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। कभी कभी कुछ इन्वेंट्रीज को बनने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभार तो रॉ मटेरियल हम लेकर आते हैं, जिससे कि मटेरियल हमारा फिनिश गुड्स बनता है। तो कितने टाइप के होते हैं? FG, WIP और RM। ये रेलिवेंट बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ते चलते हैं। आगे बढ़ो। अब आगे हमने देखा कि मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। सर मेजरमेंट कैसे करना है इन्वेंट्री को? सेकंड टॉपिक क्या आता है सर? मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। मेजरमेंट ठीक है। अब फिनिश गुड्स या WIP की बात करें सर, फिनिश गुड्स या WIP। और दूसरा आता है रॉ मटेरियल। कितने टाइप की हमने इन्वेंट्री देखी थी? 3 टाइप की देखी थी। फिनिश गुड्स और WIP की मेजरमेंट कैसे करते हैं और रॉ मटेरियल की मेजरमेंट कैसे करते हैं। फिनिश गुड्स और WIP को सर आप बचपन से एएस से पढ़ते आ रहे कि लोअर ऑफ व्हाट? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। जो भी होगा लोअर उसका हम ले लेंगे, उसके हम मान लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। मतलब कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, हम उस पर मेजरमेंट कर लेंगे। लेकिन रॉ मटेरियल केस में एक है ट्विस्ट। सर क्या ट्विस्ट है सर? सर क्या ट्विस्ट है सर? ऐसा क्या ट्विस्ट हो गया सर जो हमें समझ नहीं आ रहा और आप बता नहीं रहे? फिर अब जब फिनिश गुड्स जब फिनिश गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट कॉस्ट और हायर ऑफ द कॉस्ट, मतलब जो फिनिश गुड्स की जो वैल्यूएशन हो रही है, वो किस पर हो रही है? फिनिश गुड्स की जो वैल्यूएशन हो रही है वो किस पर हो रही है सर? कॉस्ट या उससे ज्यादा? सर मैंने क्या बोला? फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है, जो सोल्ड हो रहा है, वो किस पर हो रहा है? कॉस्ट या उससे ज्यादा। मतलब फिनिश गुड्स को आप प्रॉफिटेबली बेच रहे हैं या उससे ज्यादा बेच रहे हैं। मतलब फिनिश गुड्स की जो वैल्यूएशन हुई है वो बेसिकली कॉस्ट पे हुई है, ठीक है। या फिनिश गुड्स को जो आप सोल्ड आउट कर रहे हैं वो कॉस्ट से ज्यादा कर रहे हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस घड़ी में हम RM को आंख पे पट्टी मार के कॉस्ट पे मेजर कर लेंगे, ठीक है। आपको ना सर गुमराह करने की बहुत कोशिश है, हद पार कोशिश होगी सर। आपसे रॉ मटेरियल का ही एमसीक्यू पूछा जाएगा और आपको फिनिश गुड्स का वैल्यू दिया जाएगा कि सर जो फिनिश गुड्स है वो कॉस्ट या उससे ज्यादा पे मेजर है। सर आप ध्यान रखना, फिनिश गुड्स वो बोलेगा कि ना सर हमारा जो कॉस्ट है ना वो है 100 रुपए, लेकिन हम बेचते हैं 110 रुपए में, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ द रॉ मटेरियल? आप बोलोगे अरे ये तो लिंकिंग ही नहीं है, ये तो लिंक ही नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है एमसीक्यू में, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिनिश गुड्स अगर आप कॉस्ट या उससे ज्यादा बेच रहे हैं तो रॉ मटेरियल को ऑब्वियसली सर हम कॉस्ट पे ही क्या करेंगे सर? वैल्यू। लेकिन अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट से नीचे बिक रहा है, मतलब NRV पे बिक रहा है, तो उस घड़ी में सर हम रॉ मटेरियल को जो वैल्यूएशन करेंगे वो करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है। ये हो गया आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब इसमें एक चीज और है, रॉ मटेरियल को ना हम जो ना मेजर करते हैं आइटम वाइज भी कर सकते हैं और ग्रुप वाइज भी, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा मतलब रेलिवेंट नहीं था, ठीक है। आपको जैसा आपको लगता है ना वैसे आप कर सकते हैं। एट ईच बैलेंस शीट डेट पे आप उसको मेजर करें। आप ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, सभी जैसे कपड़ों की क्वालिटी होती है, सिल्क है, हेमी सिल्क है, जो भी है हम सबको ग्रुप भी कर सकते हैं या आइटम वाइज भी कर सकते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा नहीं, लेकिन हाँ जाना जरूरी था तो बता दिया। लेकिन अगले पॉइंट में चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। यहाँ पे आ जाते हैं सर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर मैंने क्या बोला? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। अगर इन्वेंट्रीज को परचेज किया गया है या प्रोड्यूस किया गया है, मैंने क्या बोला सर? इन्वेंट्री को या तो हम बाहर से, हम ट्रेडिंग का बिजनेस है तो हम परचेज कर सकते हैं, या तो हम अपने इन हाउस ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बाहर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बाहर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर परचेज किया हुआ है
ठीक है, परचेज है, तो इसका कैसे होगा? ठीक है, पहले तो सिंपली जितने प्राइस पे आपने परचेज किया, मतलब जो भी प्राइस था पहले तो वो लिख लीजिए। ठीक है, मैंने जो प्रैक्टिकल था ना सबका बिल्कुल ही एक समरी बना दिया, मस्त वाली समरी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, परचेज करा हुआ है बाहर से, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो उस केस में आप क्या करोगे सर, जो भी परचेज प्राइस था वो ले लो, उसमें जो भी आपका ट्रेड डिस्काउंट था, आई सेड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, या रिबेट जो भी मिला वो आप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी जो भी लगी है, इंपोर्ट ड्यूटी जो भी लगी है ना, उन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बट ये ध्यान रखना, इंपोर्ट ड्यूटी जीएसटी जो भी है नॉन रिफंडेबल हो। मैंने क्या बोला, नॉन रिफंडेबल, तो इस वर्ड पे ध्यान रखना। जीएसटी का इनपुट मिल जाता है, अगर जीएसटी के इनपुट के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो तब भी आप मानेंगे सर उसका इनपुट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो उसका इनपुट नहीं मानेंगे। मैंने क्या बोला, अगर साइलेंट केस है तो जीएसटी का इनपुट तो आप मान लोगे, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी केस में, आपके साइलेंट केस में आप क्या मानोगे सर, उसका इनपुट नहीं है। ठीक है, और आप जीएसटी में बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं तो आपको लगने का ज्यादा समझाना चाहिए डिटेल में। ट्रांसपोर्ट जो भी आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा है या फ्रेट चार्जेस जो लगा है, ठीक है, उन सब को कर लेंगे सर आप मस्त है। और अगर अदर हैंडलिंग चार्जेस, ये है स्टार मान लो, इसमें पता नहीं क्यों बच्चे गलती करते, अदर हैंडलिंग चार्जेस जो भी बोला है ना उन सबको ऐड कर लो। ठीक है, अदर हैंडलिंग चार्जेस को जो भी लगा ना उन सबको क्या करोगे सर, आप ऐड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी इंश्योरेंस या ब्रोकरेज जो भी आपने पे करा, क्या बोला मैंने, इंश्योरेंस या जो भी ब्रोकरेज जो अभी आपने कमीशन जो पे करा ना, उन सबको क्या कर लोगे सर, आप मस्त ऐड कर लोगे। इसको लिखवाने का बस यही एक मेन मकसद था कि ये दोनों जो चीजें ना जो आप भूल जाते हैं लिखना पेपरों में, तो आप ये ध्यान रखना है, अदर हैंडलिंग चार्जेस और इंश्योरेंस ब्रोकरेज चार्जेस को आपको रखना है, लिखना है, भूल मत जाना। अब दूसरा चीज क्या था, आप इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बोला, प्रोड्यूस करें गुड्स को, तो उस केस उस घड़ी में क्या होगा सर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो भी होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो भी होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, डिजाइनिंग कॉस्ट, उन सबको हम क्या कर लेंगे, जो एलोकेबल है। मैंने क्या बोला, जो भी एलोकेबल होता है, एलोकेबल, लेकिन वो आपको देकर रखेगा। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको बोलेगा सर ये ओवरहेड है, लेकिन आप ना भावनाओं में बहना मत, उसको ऐड कर लेना। या वेरिएबल ओवरहेड है जो भी है, जो डायरेक्टली क्या है, एलोकेट हो पा रहे हैं, डायरेक्टली एलोकेट हो पा रहे हैं ना, उन सबको क्या करोगे सर, आप क्या करोगे, आंख पे पट्टी बांध के ऐड कर लेना, कंफ्यूज मत होना। इस पे मार लो स्टार, ठीक है, इस पे मार लो स्टार, चांद, पहाड़ बना लो, ठीक है, उससे नदी निकाल दो, उस पे सूरज निकाल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको भूलना मत कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वेरिएबल ओवरहेड है जो एलोकेट हो पा रहे हैं उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और इसी तरीके से जो फिक्स्ड ओवरहेड है ऑब्वियसली सर उसको भी ऐड कर देंगे। सर फिक्स्ड ओवरहेड में सर ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट, फैक्ट्री रेंट, एनर्जी कॉस्ट सब आता है। सर ध्यान क्या बोला सर, डेप्रिसिएशन का फिक्स्ड ओवरहेड में याद रखना, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग प्लांट एंड फैक्ट्री रेंट एनर्जी सब आता है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आप भूलना मत। ठीक है, और जैसे वेरिएबल ओवरहेड में हम बात कर सकते हैं डिजाइनिंग कॉस्ट, जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल में दे रखा है डिजाइनिंग कॉस्ट। ठीक है, डिजाइनिंग कॉस्ट मतलब आईसीआई का फेवरेट वर्ड हो गया है, हमेशा ही पूछता रहता है। अब इस पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आखिरी में जो एक नंबर बचा रहता है वो लिखा रहता है कॉस्ट पर यूनिट। ये निकालना आप पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया बेटा, मेजर तो 1 मार्क्स तो इसका भी है ना सर, 1 मार्क्स तो इसका भी है, जो आप भूल जाते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज जो भी है, कॉस्ट ऑफ परचेज जो भी है, बताया है ये इरेलेवेंट चीज है सर हमें पता है, लेकिन आप भूलते क्यों हो, 1 नंबर क्यों गवाते हो। कॉस्ट ऑफ परचेज और जो प्रोडक्शन है ना सर उसको डिवाइड कर देना नंबर से और आपका सर आ जाएगा आंसर। अब समझो जरूर, ये जो कॉस्ट है ना, ये जो कॉस्ट है प्रोडक्शन विल बी बाइफरकेट, किसमें बाइफरकेट होते हैं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ द परचेज प्रोडक्शन। ठीक है, बैलेंस फिगर। अब क्या है, अब ध्यान देना, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी होगी। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए कभी कल आपके पास कई सारे आइटम्स मिसिंग हो, क्या होगा सर, कई सारे आइटम्स मिसिंग हो, कभी कल आपको ओपनिंग स्टॉक दे देगा, कभी कल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे देगा, कॉस्ट ऑफ परचेज दे देगा, कभी आपको कुछ और दे देगा। अब आपको क्या करना है सर, आपको बाइफरकेट करना होगा कि सर क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है,
और जो सेल्स फिगर है वो आती है राइट साइड में। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, अपने दिमाग में ना ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा। COGS जब आप निकाल रहे हैं, मैंने क्या बोला, COGS आप निकाल रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ना अच्छे से बारीकी से ध्यान रखना होगा कि कैसे निकलता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस में कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ प्रोडक्शन माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। मैंने क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक प्लस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना होता है माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या होता है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, COGS का फॉर्मूला आप भूल ना जाओ। जब आपको निकालने के लिए आएगा ना चीजें, जैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आएगा, COGS दे रखा होगा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सर, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस में परचेज जो भी है, कॉस्ट ऑफ परचेज जो भी था या प्रोडक्शन जो भी था, ठीक है, माइनस में क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत सरल था, मैं सब जानता हूं, लेकिन गलती करते हो। एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, वो एक रिवीजन कर लेना, ठीक है, वो एक रिवीजन कर लेना, हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन आएगा तो मतलब 6 मार्क्स का भी आ सकता है और आए तो 4 मार्क्स का भी आ सकता है। इस बार पेपर इजी था, मई में, तो नवंबर में डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आपको क्वेश्चन की रिवीजन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बहुत प्यार से तरीके से ऐसे समझा भी रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी करवा लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया रिफंडेबल GST के बारे में बताया, GST के केस में तो आपको क्या मानना होगा, सर इनपुट है, अगर आप चाहो ना तो उसका नोट दे देना, GST का जो होता है ना उसका नोट दे देना कि ये रिफंडेबल इनपुट है। ठीक है, रिफंडेबल है जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, और अगर कस्टम ड्यूटी के बारे में नहीं कुछ बोला है तो आप क्या मानोगे, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, आगे फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब कई सारे आइटम्स जो मैं नीचे बताऊंगा ना इन कॉस्ट ऑफ परचेज में हम नहीं इंक्लूड करते हैं। मैंने क्या बोला सर, अब जो मैं आइटम्स की लिस्ट दूंगा, आर नॉट इंक्लूडेड, ये है इंपॉर्टेंट, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज एंड प्रोडक्शन। अब मैं जो लिस्ट दूंगा ये याद कर लो, जो करना करो, लेकिन अब ये ना आपके जो ऊपर जो हमने कॉस्ट ऑफ परचेज या प्रोडक्शन निकाले थे ना उसमें ये ऐड नहीं होता, वो पहला आता है एबनॉर्मल। यार ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना इस बार, वॉइस वैसा है ना, हाँ ठीक है। एबनॉर्मल कॉस्ट, जो भी आपके एबनॉर्मल लॉस जो भी आ रहे ना उन सबको हम ऐड नहीं करते। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, मतलब कि आपको सिंपली आपको बोल रखा है कि आपने ट्रेडिंग का बिजनेस है, आपने कुछ खरीदा, आपने वेयर हाउस में डाला, तो उसको हम नहीं ऐड करेंगे। लेकिन जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना तो अगले मतलब लेवल पे जाने के लिए उसको स्टोर किया जाता है कहीं पे। ठीक है, जैसे आपने धान की खेती थी, गेहूं उगाए, तो गेहूं को उठा के वेयर हाउस में लाए ताकि आप ना उससे क्या मतलब ना आटा बना सके, तो उस गेहूं को लाने तक ना आपको वही स्टोर करना था ताकि वो जब तक चक्की में पीस रहा है, तो वो जो स्टोरेज कॉस्ट है ना वो नेसेसरी है फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा, आपको आगे सेंटेंस दिया जाएगा, पूरा का पूरा लिखा जाएगा एक सेंटेंस में कि ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको लगेगा ना स्टोरेज कॉस्ट बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, तो आपको क्या करना होगा, वो ऐड करना होगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, मस्त इग्नोर करेंगे। और मैंने ओवरहेड तो बोला था कि आपको ऐड करना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मत करना, सेलिंग ओवरहेड मत करना। ठीक है, ये सब चीजें ना आपको नहीं करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको डिस्काउंट बोला, रिबेट बोला, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं बोला। ठीक है, कभी बार क्या होता है कि ना आप डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हो, सप्लायर ने बोला कि सर आपका 2 महीने बाद ड्यू है, लेकिन अगर आज आप पे करते हैं तो आज आपको मिल सकता है 0.5% का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपको ये सब बोला जाएगा कैश डिस्काउंट के बारे में, तो लेकिन आपको क्या करना है, उसको माइनस नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सर इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सब कॉस्ट, लोन रेजिंग फीस, जो हमने आगे बहुत कुछ पढ़ा था सर, बहुत टाइम लगता है, मतलब सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है किसी इन्वेंटरी को प्रोड्यूस होने में, तो इंटरेस्ट कॉस्ट, लोन रेजिंग फीस, हमने लोन ले रखा था, ये सब ले रखा था, ये सब चीजें ना आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है सर, अवॉइड करना है। लेकिन अनलेस दोबारा इंडियस जो मेरे से पढ़े हैं, इंडियस 23 में अगर बोल दिया, मैंने क्या बोला, इंडियस 23 में बोल दिया कि जो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है और जो बोरिंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करना है, जो एग्जाम्पल पढ़े हैं
बच्चों एग्जाम्सन जो पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो इंडेक्स 23 की रिवीजन वीडियो देखो ना, अगर अभी अपलोड हो जाएगी, कुछ दिनों में हो जाएगी, ठीक है। कैपिटलाइज्ड करना होगा, क्या करना होगा सर, कैपिटलाइज्ड। इंटरेस्ट को नॉन रेजिंग फीस को कुछ नहीं बोला जाता, सिंपली एक लिस्ट दे रखे तो हम इग्नोर करेंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन इंडेक्स 23 लग रहा है और उसके बारे में कुछ दे रखा है और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो क्या करेंगे सर, हम करेंगे उसको मस्त ऐड। क्या करेंगे सर, हम उसको क्या करेंगे, मस्त ऐड कर देंगे। अब क्या है, अब आता है फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में। सर इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कसम से सर हम भूलेंगे नहीं। ये ना नोट अपने ना बनाते रहना, मजा आ जाएगा बिल्कुल ही गजब। मैंने भी अपना ना रफ पेज में बना रखा है, लिख रखा है, ठीक है। तो आप भी है ना ऐसे ना बिल्कुल मस्त इसका नोट बना लेना, ठीक है। और ना आप पेपर में जब जाएंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। मैं इसका PDF बना के ना मैं ट्राई करता हूँ, बिल्कुल डिटेल में लिख के ना आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में। अब एलोकेट कैसे करना होता है, इसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, क्या बोला सर, फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट करना, फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट करना, फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। और फिक्स्ड ओवरहेड को एक तो हम ड्यूरिंग द पीरियड हम क्या करते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरा होता है कि अनऑब्जॉर्ब होता है, P&L में हम फेंक के मारते हैं। क्या मारते हैं, फेंक के मारते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, और क्या करते हैं, अनऑब्जॉर्ब करते हैं। इस पे ना एक क्वेश्चन कराएंगे, अनऑब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड, जो हमारा क्या होता है, P&L फेंक के मारा, बेसिकली P&L फेंक के मारा, ठीक है। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट, पर यूनिट। अब यहां पे क्या, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस में एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। बात समझिएगा, हमारा फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट होगा ना, उसको हम बात पर मल्टीप्लाई करेंगे सर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा एक्चुअल 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 क्या है सर, एक्चुअल वो आया यूनिट प्रोड्यूस, उससे। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड निकालने का फॉर्मूला होता है एक, जो ध्यान से समझना। यहां पे सर मैंने बोला सर हमेशा एक्चुअल से मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान देना। एक बार पूरा फॉर्मूला लिखो। अब ये जो है ना, ये एक चीज है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। हियर फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है, या फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है, रिकवरी रेट पर यूनिट क्या है बेसिकली, ठीक है। रिकवरी रेट क्या है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जो भी हमारा है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड यूनिट जो भी हमारा, हायर ऑफ, ये चीज है इंपॉर्टेंट, हायर ऑफ, ठीक है, नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस्ड, नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस प्रोक्योर्ड या जो भी था, या एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अगर आपको 10,000 आपका फिक्स्ड ओवरहेड था, ठीक है। अब आपकी नॉर्मल यूनिट प्रोडक्शन थी 1000 और आपने एक्चुअल प्रोड्यूस करा 900, तो आपका रिकवरी रेट क्या होगा सर, 900 या 1000। आपका एक्चुअल प्रोड्यूस हुआ सर 900, सर आपका 900 एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, मैंने क्या बोला सर, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 900, और आपका नॉर्मल यूनिट कितनी होती सर 1000। तो इस केस, इस घड़ी में सर हमारा क्या होगा, जैसे नॉर्मल है 900, यहाँ है 1100, और सॉरी, नॉर्मल जो हमारा प्रोडक्शन हमने बता रखा है 1000 है, एक्चुअल क्या है 900 है, यहाँ है मान लो 1100, ठीक है। ओवरहेड क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड वो है 10,000, ठीक है। तो पर यूनिट क्या होगा, ऑब्जर्वर रिकवरी रेट, रिकवरी रेट पर यूनिट, पर यूनिट। तो अब रिकवरी रेट क्या होगा, इन दोनों में जो हायर है, इन दोनों में जो हायर है, मतलब 10,000 तो ऊपर ही रहेगा, 10,000 या 900 कौन सा हायर है सर, 1000। सर रिकवरी रेट क्या हुआ, ₹10 पर यूनिट, ठीक है। यहां पे क्या है, 10,000 डिवाइडेड बाय 1100,
9.09, ठीक है। अब हमने बोला सर रिकवरी रेट पर यूनिट आ गया। सर पहले वाले केस में हमारा क्या है 10 और दूसरे वाले में आया 9.09। अब मैंने आपको बोला सर एक्चुअल जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, सर मैंने क्या होता सर एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ था, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था 900 इंटू में 10, ये हुआ 9000, तो ये हो जाएगा एब्जॉर्ब कितना होगा, ये यहां पे कितना था 1100 इंटू में 9.09, तो यहां पे कितना होगा 10,000। P&L में कितना जाएगा, P&L में कितना जाएगा, ये होता है एक्चुअल क्वेश्चन। जो P&L में कितना जाएगा, हमारा 10,000 था, 9,000 हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारा P&L में जाएगा सर 1000, ठीक है। इस केस में कितना जाएगा 10,000 हमारा नॉर्मल था, फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है 10,000 ही हमने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारा P&L में कितना जाएगा नील, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अब यही आगे एक्सटेंड करता रहेगा, अलग अलग टाइम पीरियड का देता रहेगा और आपको आसानी से आप कर लेंगे। मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें ज़्यादा कुछ बचा है। अब ये पूरा चैप्टर खत्म होने की कगार पे आ चुका है और मस्त आप पास होने के कगार पे आ चुके हैं। अगला रिवीजन वीडियो किस पर चाहिए ना सर, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहना, ठीक है। और ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हो, मजा आ जाएगा, बिल्कुल गजब कदर मजा आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इफ इन्वेंट्री इज एक्वायर्ड एट ऑन डिफर्ड सेटलमेंट पेमेंट, मतलब पेमेंट बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करेंगे ओवर द नॉर्मल परचेज पीरियड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द क्रेडिट पीरियड इन P&L एंड नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्ट। इफ नॉर्मल परचेज इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर पेमेंट PV ऑफ कैश इनफ्लो। बहुत बड़ी अच्छी बात है। सिंपल वर्ड में क्या है सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सर डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स है, डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स है, डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स है, तो उसको क्या करेंगे डिस्काउंट करके हम क्या करते रहेंगे, बुक करते रहेंगे, डिस्काउंट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा ये हम बुक कर लेंगे। और जो हर साल जब हम इसको डिस्काउंट करने के बाद जो हम क्या बोलेंगे, जैसे डिस्काउंट फैक्टर 10 था, अब जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो फाइनेंशियल कॉस्ट होगा वो हमारे P&L में जाएगा, वो कैपिटलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है, वो कैपिटलाइज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, जॉइंटली प्रोड्यूस हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट बेसिकली हम निकालेंगे। जॉइंट कॉस्ट का एक बेहतरीन क्वेश्चन, बेसिकली 2 क्वेश्चन है बेहतरीन, 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब इसमें क्या है फॉर्मूला से, टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ना उसको आप ले लेना, ठीक है, यहां पे। उसके बाद माइनस कर देना। सर क्या माइनस करेंगे, NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट की जो भी NRV होगी ना उसको क्या करेंगे सर, मस्त माइनस कर देंगे, ठीक है। और अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, जो भी अमाउंट रियलाइज होगा ना सेल ऑफ स्क्रैप से सर हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका जॉइंट कॉस्ट, उसको आप डिवाइड कर लेना दोनों को, ठीक है, और आपका ये आसानी से हो जाएगा। उसको कैसे करोगे, सेल प्राइस पर यूनिट और सब हो जाएगा। उसको आप डिवाइड कर देना इन द रेशियो, ये डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू, जो भी आपकी सेल्स वैल्यू जो भी आएगी ना ऑफ टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, उसमें आप इसको डिवाइड कर देना। अब ये सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स प्राइस पर यूनिट से, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक बच जाता है बस NRV। क्या बचा हुआ है सर, NRV, ये भी लिख लो। क्वेश्चन की रिवीजन भी आएगी, क्वेश्चन की रिवीजन मैं दूंगा, इसके बाद दूंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जान रहे हैं, इसी के बाद मैं आपको एक ना क्या होगा, एक मैराथन आएगी, ठीक है। मैराथन में क्या करेंगे सर, हम ना मॉड्यूल पकड़ लेंगे, ICI का स्टडी मटेरियल पकड़ लेंगे और उसमें सारे के सारे सर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन हम करना स्टार्ट कर देंगे। आप मीनवाइल अपना ना रिवीजन अपने हैंड से करते रहो, आप रुको मत, ठीक है। आपका रुकना मतलब बहुत ज़्यादा ना आप अपने आप को संकट में डालोगे, ठीक है।
एनआरवी को कैसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना तो उसको आप नोट्स बना लो ताकि अपने तरफ से करते रहो। ठीक है, रुकना मत। एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट, मतलब कभी कभार ना हमारे पास ना कुछ चीजें पड़ी होती है लेकिन ना वो खराब हो जाती है, उसको ना सेलिंग का एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, तो उसके लिए ना हमें कुछ सारे ना सेलिंग के एक्सपेंस करने होते हैं। क्या करने होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस करने होते हैं। तो वो भी ना सर ये ना आपका एनआरवी निकालते वक्त ना आपको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, और ये आता है एनआरवी। एनआरवी क्या है बस समझो बात को। हाँ तो लग रहा है अब वॉइस शुरू से स्टार्ट करते हैं। एनआरवी का क्या है सर, एनआरवी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे सर, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो आता है ना सर, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमारे एग्जांपल में सर क्या आता है सर, 50 रुपए। मतलब सर ये जो मूव है ना सर, मूव बनाने वाली कंपनी बोलते हैं सर हम ना 50 रुपए में बाहर ओपन मार्केट में इसको बेच सकते हैं। ओपन मार्केट में हम मूव को 50 रुपए में बेच सकते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है सर, एनआरवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, उसको लेते हैं माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट, माइनस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। मतलब क्या बोला मैंने, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट और माइनस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, कंप्लीशन कॉस्ट। अब ये जो कंप्लीशन कॉस्ट क्या है 10 रुपए, सर ये मूव को सर आप ऐसे ही नहीं बेच सकते, इसके लिए डब्बा लगता है, डब्बा, पैकेजिंग। क्या लगता है, पैकेजिंग। कंप्लीशन कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि सर जो आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं ये सब ला रहे हैं वो सब नहीं, ना ना ना। अगर ये आप चश्मे का डब्बा बेचने जा रहे हैं तो सर क्या चश्मे के डब्बे को ऐसे ही बेच दोगे सर, पैकेजिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है कुछ, जब भी तो डब्बा बिकेगा। आपके पास एक साड़ी रखी हुई थी, मैंने क्या बोला सर, आपके दुकान में एक साड़ी रखी हुई थी, उसकी वैल्यूएशन करनी है तो आप बोलोगे सर वो तो वैल्यूएशन हो जाएगी। मैंने बोला बहुत गंदी है, मैंने क्या बोला सर, वो बहुत गंदी है, मैली है, उसको ऐसे नहीं बेच सकते आप। कभी कभार क्या होता है कुछ गुड्स की हालत इतनी बुरी हो जाती है, जैसे क्लोथ है, उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आपने बोल दिया 1000, लेकिन रखे रखे वो खराब हो गया है। कंप्लीशन कॉस्ट में अब उसको ड्राई क्लीनिंग कराना होगा, ड्राई क्लीनिंग होगी। ठीक है, अब इसमें आपको लगेगा 1000 रुपए खर्च। उसके अलावा आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं या एडसेंस चलाते हैं, गूगल पे एडसेंस चलाते हैं, फेसबुक पे एडसेंस चला रहे हैं उसको बेचने के लिए। ठीक है, आपका ऑनलाइन धंधा था, आपको पता चला सर 1000 मत लगो इसको, इसको बस सो ही रखो टैगलिंग को। ठीक है, आपको लगा कि 50 रुपए पर यूनिट बिकने में लगता है, तो ये होती है एनआरवी। जो गुड्स आपके पास फिनिश गुड्स रखी हुई लेकिन उसको बेचने में खर्चा कितना लगता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और कंप्लीशन के थ्रू। मतलब रखे रखे कभी कभी कुछ गुड्स पे जंग लग गया, जंग हटाने के लिए आपने कुछ केमिकल खरीदे, तो उसको जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना, जो आपके पास एक्चुअली फिनिश गुड्स रखा हुआ था उसको बेचने के लिए प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है। आपके पास बहुत टाइम से रखा हुआ था कोई एक, मतलब समझ लो कि एक पंप रखा हुआ था 10,000 का, लेकिन उस पर जंग लग गया रखे रखे, तो आपने 1000 रुपये केमिकल खरीदा, उसके अलावा आपने गूगल पे एडसेंस चलाया 500 रुपये का, तो ये होती है, ठीक है, एनआरवी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको भूलना मत। आपको रियलिटी में बताऊं तो एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, उसको भूलना मत। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मस्त हंसते हंसते रहे, मजा आ जाएगा आपकी हंसी देख के। तो चलो मिलते हैं।